हाँ नेक्स्ट कौन सा है प्रॉब्लम 4.4, डेटा पढ़ते फिर से, ठीक है। डेटा क्या बोल रहा है, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस। जैसे पढ़ा तुरंत आ जाऊंगा, लिखूंगा डेटा, समझ रहा है मैं क्या करता हूँ ना, जैसे पढ़ो कुछ काम की चीज मिली लिख दो, 2 मोल्स मतलब एन की वैल्यू दे दिया है, एन नंबर ऑफ मोल्स है ना, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर एक्सपांडेड, क्या हो रहा है गैस, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव की नेगेटिव, जब भी गैस नेगेटिव, वर्क डन एक्सपांड हो रहा है ना, जब कोई चीज बढ़ेगा तो सिस्टम ने काम किया, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली मैक्सिमम वर्क डन ढूंढने बोला है, समझ में आया, रिवर्सिबली आया तो मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम क्या है बताओ, इनिशियल वॉल्यूम V1 20 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम V2 क्या है 30 लीटर, एट टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। कैलकुलेट वर्क डन, मेरे आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। टू फाइंड वर्क, मैक्सिमम वर्क, क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा इधर बहुत आसान है सॉल्यूशन, W मैक्स इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूला क्या बोलो 2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन ये फॉर्म पुट करो आंसर आ जाएगा, माइनस 2.303 n की वैल्यू क्या है 2, R की वैल्यू 8.314 और T की वैल्यू 300, log ऑफ V2 क्या है बताओ 30 और V1 क्या है 20। कैलकुलेशन आता है, चलो कैलकुलेशन सिखा देता हूँ, 0 0 कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 1.5 जा कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, हाँ चलो log 1.5, log बुक दिखाओ, अरे बुझलाओ ना, log 1.5, तो log कैलकुलेशन भी तुमको सिखा देता हूँ थोड़ा सा ताकि तुमको आ जाए। log 1.5, log में देखो 1.5 है ना, तो पॉइंट से पहले कितना डिजिट है बताओ, एक डिजिट है तो लिखेंगे 0 पॉइंट, समझा क्या लिखा 0 पॉइंट। अब 15 का log देखेंगे, 15 का log है 1761, बाकी वैल्यू लिख देता हूँ माइनस 2.303, 2 इंटू 3 2 जा 600 हो जाएगा, 600 इंटू 8.314 इंटू ये नंबर, ठीक है। चलो अब लेकिन लॉग में एक और चीज मैं बताता हूँ जो गलत कर देगा तुम्हारा आंसर, कभी भी ना पॉइंट में मत रखो, उसको शिफ्ट करके 1 डिजिट में लेके आओ एटलीस्ट। तो 1 डिजिट में कैसे लेके आऊंगा, ये 2 डिजिट दिख रहा है, दोनों उसको दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2.303 6 इंटू 8.314 इंटू 2 डिजिट 2 जीरो उसको दिया तो क्या बन जाएगा 17.6, समझा। अब ये बार में नहीं आएगा, नहीं तो 0 में रहेगा ना तो बार 1 बार 2 आता हुआ, थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ गया, अरे सर ये तुम सबको मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आ जाएगा, यही होगा ना, लेकिन मैं लॉग कैलकुलेशन कैसे करता हूँ देखो, इधर से साइड में जाने का, ठीक है, और साइड में से कहीं रफ में करो, ठीक है, इधर कर देता हूँ W मैक्स इधर आएगा, इधर मैं लॉग कैलकुलेशन सिखाता हूँ, तुम राइट साइड में तुम्हारे पास बहुत जगह रहेगा नोट्स में, ठीक है, वहां पे करना, ठीक है। यहाँ आएगा लॉग कैलकुलेशन, लॉग कैलकुलेशन में क्या करना है, सारे लॉग एक जगह लिख लो, लॉग ऑफ क्या है 2.303, लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 8.314, लॉग ऑफ, ये सब न्यूमरेटर लिख लिया, डिनोमिनेटर में कुछ है क्या नहीं, अगर डिनोमिनेटर में तो अलग से डिनोमिनेटर का भी अलग से सबका लिखता, ठीक है। सबका लॉग निकालूंगा, क्या निकालूंगा बताओ लॉग, अभी देखो लॉग कैसे निकालता हूं, सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालूंगा, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है एक डिजिट है, 2 नहीं नंबर मत बताओ डिजिट बताओ, एक डिजिट है मतलब क्या होगा 0 पॉइंट, कितना डिजिट है बताओ 1 0 पॉइंट, कितना डिजिट है 1 0 पॉइंट, कितना है 2 1 पॉइंट, समझा। अच्छा मैं तुम ये भी देखोगे सब डिजिट के नीचे डिजिट पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रहा हूँ, मतलब एडिशन में मैं यही कर दूंगा, समझ में आया क्या किया। चलो अब हम लोग इसका लॉग वैल्यू निकालते हैं, अब इसका लॉग कैसे देखेंगे, 23 के 0 में मीन डिफरेंस 3, तो क्या होगा 23 के 0 और मीन डिफरेंस 3 कितना है 6 है, ठीक है, तो 36176 कितना होगा 3623, ठीक है। 23 का देख लिया हम लोग ने, log 6 नहीं होता log 60 देखेंगे, 60 का log कितना होगा 7782, नेक्स्ट है 83 का 1 मीन डिफरेंस 4, 83 का 1 मीन डिफरेंस 4 की वैल्यू कितना है 2 है, तो 9196 प्लस 2 9198 हो जाएगा, नंबर के नीचे नंबर लिख रहा हूं ताकि एडिशन भी इधर कर लूं और यही एंटी लॉक करके डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, समझ में आ रहा है, कभी गलत नहीं होगा, ये मेथड फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा बताओ 17 का ना, 17 का 6 मीन डिफरेंस 1,
17 का 6, 17 का 6, मीन डिफरेंस वन कितना है 2, तो 2 4 5 5 प्लस 2 2 4 5 7 हो जाएगा। सारे नंबर लिख लिए। सबको क्या करेंगे बताओ, ऐड। सबको ऐड करूंगा ना, सब पॉजिटिव है ना, सब न्यूमरेटर में, तो सबको ऐड करूंगा, ऐड करने आता होगा। तो 7 5 15, 15 और 5 20, 0 इधर 2 कैरी, 8 to 10, 10 to 12, 12 और 9 21 5 26, 6 इधर 2 कैरी, फिर से 6 6 2 8 7 15, फिर 16 4 20, 0 इधर 2 पर कैरी। हाँ समझ रहा है ना। फिर 3 2 5 7 12, 12 प्लस 2 14, 14 और 9 23, 3 इधर 2 पर कैरी, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, मतलब क्या आ गया बताओ 3.3060। इसका लेंगे एंटी लॉग। क्या लूंगा, ये सब लॉग का था ना, सॉल्व करके आप जो नंबर लाए उसका क्या ले लूंगा, जो भी आया वो आंसर, समझा, खत्म। ये करने का है, लॉग निकालो, सबको ऐड करो, एंटी लॉग ले लो, खत्म हो जाएगा आंसर। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग कभी भी नंबर अंदर वाले नंबर का लेंगे, बाहर वाला हमेशा 10 के पावर में जाएगा। तो यहाँ नंबर कितना है बताओ, तो 10⁻3, 10⁻, अब अंदर नंबर क्या है 3060, 30 का 6 मिड डिफरेंस 0, मतलब 30 का 6 दिखेंगे एंटी लॉगरिथम में, तो एंटी लॉगरिथम में शिफ्ट हो जाते फटाफट और जाएंगे 30 का 6, 30 का 6 2023, तो यहाँ जाएगा 20। जैसे ये नंबर लिखे एक के बाद पॉइंट डाल दो, जैसे एंटी लॉग लिखे ना, क्या करने का एक बाद पॉइंट डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी आया उसको यहाँ लिखो माइनस, माइनस था ना साइन, -2023 एक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻3, यूनिट क्या आएगा बताओ, जूल। अरे सर ये 10⁻3 मतलब किलो होता है क्या, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग -2.203, इसको लिख देंगे 10⁻3 को किलो जूल, किलो जूल। कैलकुलेशन समझा, पक्का समझ में आ रहा है ना, मस्त समझा ना, कुछ हार्ड नहीं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारे लॉग का ऐड कर लो, जो भी आंसर है उसका एंटी लॉग लो, वही आंसर रहेगा फाइनल। क्लियर है क्या, मस्त है सब, 3 मार्क्स 2 मार्क्स कंफर्म हो गया, ये आएगा। ठीक है, ये टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। सेकंड भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही है और तुम ट्राई करना। ठीक है, चलो मैं थर्ड देखता हूँ, थर्ड ट्राई करता हूँ मैं। 4.6 क्या बोला डेटा, 300 मिलीमोल ऑफ, 300 मिलीमोल मतलब नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 300, और मिली मतलब होता है 10⁻3। समझ में आ रहा है क्या, तो 300 मिलीमोल, मिली मतलब 10⁻3 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बताओ, 13.7 dm3। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, टेम्परेचर भी दे दिया 300 केल्विन, वेरी गुड। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट, ठीक है वर्क ढूंढना है, वेरी गुड, बहुत मालूम है अच्छा से। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड, फिर से गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब वो क्या होगा, एक्सपांड हो रहा है ना, नेगेटिव। ठीक है, अंटिल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वी दिया अपने को, कितना डेल्टा वी दिया बताओ 2.3, यही दिया है। अच्छा, तो अगर मुझे बताओ पहले इनिशियल वॉल्यूम 13.7 था, अब कितना बढ़ गया है 2.3, तो 2.3 बढ़ गया है तो नया वॉल्यूम कितना होगा 16। अरे इन दोनों को ऐड करूं ना, तो V2 क्या होगा बताओ, V1 प्लस डेल्टा V, समझा। तो V1 कितना है 13 पॉइंट, शुरुआत में इतना था, इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2.3, तो V2 कितना हो गया 16 dm3, समझा, वेरी गुड। डीएम ये भी ला के रख दिया हम लोग ने। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ए, पहला वर्क डन निकालना है जब आइसोथर्मल अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कैलकुलेट वर्क व्हेन प्रेशर इज, कितना बार दिया है 0.3 बार। पहला क्वेश्चन ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ए बी सी। चलो एक निकाल लेते हैं, W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, फॉर्मूला यही ना, हो गया ना सब। -P एक्सटर्नल कितनी वैल्यू बताओ 0.3, और डेल्टा V कितना है बोलो 2.3, 2.3 23 3 कितना होगा 69, मतलब कितना हो जाएगा 0.69, समझा, 0.69 हो गया, वेरी गुड। माइनस में आएगा, अच्छा यूनिट क्या होगा बताओ बार dm3, लेकिन हमेशा किस में लाने का हम लोग को बताओ, तो मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे बताओ आप इसको 100 से, अब इसका यूनिट हो गया जूल, 69 -69 जूल। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, बी ए हमारा कंप्लीट हो गया, 69 -69 जूल। दूसरा बोला है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली, मतलब क्या निकालना है W मैक्स, क्या है सेम सम हो गया है, W मैक्स इक्वल टू 303
NRT log to the base 10 V2 by V1 V2 by, इसका भी कैलकुलेशन मुझे सिखाना पड़ेगा थोड़ा, मैं अच्छे से कैलकुलेशन इसका करूंगा, ठीक है, तुमको अच्छा हो जाए, ताकि -2.303 इंटू एन, नंबर ऑफ मोल्स कितना है बताओ, 300 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू 8.314 और टी की वैल्यू 300, बरोबर है ना। बचा क्या, लॉग ऑफ V2 बाई V1, लॉग ऑफ V2 कितना आया 16 और V1 कितना था 13.7। सर ये तो रेशियो में निकाल ही नहीं पाऊंगा, कट ही नहीं कर पाऊंगा, तो क्या हुआ, हम लोग को लॉग का लॉगरिथम का फॉर्मूला आता है। क्या कर रहा हूं मैं, देखो, अच्छा यहाँ देखो 10⁻³ ना, तो 3 पॉइंट में शिफ्ट कर दूंगा, देखो 1 2 और 1 पॉइंट यहां से कट कर दिया, 3 पॉइंट कट गया, 10⁻³ भी कट गया, समझा। 10⁻³ था ना, तो +3 वाले को कट कर दिया, +3 मतलब 3 0, 1 2 1 0 वहां से कट कर दिया, तो क्या बचेगा -2.303 इंटू 3 3 6 3 9 इंटू 8.314 इंटू, हाँ 9 ना 90 हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, ये दोनों ना, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग ऑफ 16 माइनस लॉग ऑफ बी कर सकता हूं, लॉग ए बाई बी ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लॉग ऑफ 16 माइनस लॉग ऑफ 13.7, समझा, ये आसान हो गया ना हमारा, हाँ ठीक है। उसको मैं साइड में करूंगा, ज्यादा वहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लॉग 16 का लॉग मतलब कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, 2 डिजिट है मतलब 1 पॉइंट, ये भी 2 डिजिट है तो भी क्या आएगा 1 पॉइंट, दोनों का डिफरेंस है तो माइनस कर देंगे, समझा। चलो 16 का लॉग बुक में देखूंगा मैं, जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग लिखेंगे ऊपर। तो लॉग ऑफ 16 का लॉग 2041 और 13 का 7 तो 13 का 7 लॉग 13 का 7 1367। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, ये दोनों को डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें लॉग क्या फॉर्मूला लगा दिया, लॉग ऑफ ए बाई बी मतलब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी। अब इसकी वैल्यू लाऊंगा, दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, आंसर आ जाएगा हमारा, समझा। तो आसान हो जाएगा ना, ये कैलकुलेट कर लिए थे 30/20 को आसान से कैलकुलेट कर लिया, 1.5 आ गया, लेकिन ये नहीं हो रहा था मुझसे, ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसका डिफरेंस ले लेते, कैरी दो इसको, ये क्या कितना हो जाएगा 13, ये 11, ये 9, ये 1, ठीक है, सबको कैरी दिया, 11 में से 7 गया 4, इधर कितना बचेगा बताओ 7, 13 में 6 गया 7 ना, 9 में 3 गया 6, 1 में से 1 गया तो 0 0, मतलब क्या बचेगा बताओ, उसको सॉल्व करूंगा तो 2.303 इंटू 90 इंटू 8.314 इंटू 0.0674, यही है। फिर से मैं एक बार याद दिलाया था, यहाँ जो करा था पॉइंट में रखने का क्या, शिफ्ट कर दो, पॉइंट शिफ्ट कर दो। अब शिफ्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जीरो, यहाँ पे एक जीरो इसको मैं दूंगा तो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक ही जीरो। अभी क्या करूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद से शिफ्ट कर देता हूँ ना, ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मालूम है, इधर पॉइंट अगर शिफ्ट करना है तो कितना डिजिट हो गया 2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 6.74 इंटू 10⁻², समझा। इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि मैं 2 पॉइंट ऑलरेडी शिफ्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको साइड में रखो, इसको न्यूमेरिकल में मत लो, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे बताओ, लॉग ऑफ ये प्लस लॉग ऑफ ये प्लस लॉग ऑफ ये प्लस लॉग ऑफ ये, जो भी आया उसका क्या करेंगे बताओ, एंटी लॉग। क्या करेंगे, वो भी रफ में पार्ट में कर लेंगे, रफ पार्ट में साइड में करके दिखाता हूँ, ठीक है। लॉग ऑफ 2.303 लॉग ऑफ 90 लॉग ऑफ 8.314 लॉग ऑफ 6.74, इसको मत करो, ठीक है। चलो बाकी दो लोग का तो लॉग हम लोग को ध्यान में ही है, ठीक है। 2.303 का लॉग कितना आया था बताओ, 0 क्या है 223। 90 का लॉग कितना डिजिट है बताओ, 2 डिजिट है, मतलब क्या आएगा बताओ 1 पॉइंट। 90 का लॉग देख लेते, 90 का लॉग है 9542। फिर 8.314 का लॉग पहले निकाल चुके, कितना है 0.9198। डिजिट के नीचे डिजिट रखने का 9198 क्यों रख रहा हूं, ताकि ऐड भी 3 हो जाए, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, कितना डिजिट है बताओ 1, तो क्या आएगा 0.67 का क्या देखेंगे बोलो, 67 का 4 क्या आया 8287, ठीक है। चलो ऐड कर लेते, 8 7 15 5 20, 0 उधर 2 कैरी, 4 2 6 2 8 8 9 17 17 और 8 17 और 8 बोलो 25। तो ऊपर तुमको आता है एडिशन पक्का, कि एडिशन के लिए भी लॉग लगाऊं,
तो फिर एडिशन करने का, ठीक है। 6 2 8 5 8 5 13 14 2 16, 6 इधर एक ऊपर कैरी, 9 10 13 13 9 22 22 और 8 30, 0 इधर 3 कैरी, 3 + 1 4, कितना आ गया बताओ 4 पॉइंट। लेकिन जो भी आया उसका क्या लेने का हम लोग बताओ, जो भी पॉइंट से पहले उसको कहां लिखना है बताओ 10 के पावर में, समझा। अरे ये तो सीखे ना। तो क्या बचा बताओ 0.0650, ठीक है। तो लॉगरिथम एंटी लॉग किसका देखने का बताया 06 का 5, 06 का, तो 06 का 5 की वैल्यू है 1161, 1161। क्या करेंगे बताओ, एक के बाद पॉइंट डाल दो, एक के बाद क्या करा, वही हमारा आंसर है, दैट इज माइनस तो था, माइनस तो है ना, तो माइनस लिख दिया। क्या है बताओ 1.161 इंटू 10⁻⁴, लेकिन यहां भी कुछ बचा ना 10⁻⁻², कट कर दो तो क्या बचेगा बताओ, कट गया तो 10⁻² बचेगा ना, तो -1.161 इंटू 10⁻², 10⁻² मतलब 100, 100 मतलब 2 पॉइंट, 2 पॉइंट अंदर दे दो, -116.1 जूल विल बी द मैक्सिमम वर्क। सबको समझा क्या, बुक का चेक कर लो, बुक में सही दिया है ना, हमारा आंसर सही है, हम लोग बहुत मेहनत से करके लेके आए, तो हमारा आंसर 100% सही है, बुक का चेक कर लो। सबको समझा, कैलकुलेशन समझ रहा है, ये कैलकुलेशन, ये जो मेन कैलकुलेशन यही था, फॉर्मूला सबको याद है, डेटा पढ़ने आता है, पढ़े लिखे लिखे है ना, इतना डेटा तो पढ़ के निकाल सकते हैं, पुट करने भी आ जाएगा। जो फंसेंगे वो इसमें फंसेंगे, वो एकदम मैं अच्छे से समझा दिया, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करो, बाकी कोई मेथड मत फॉलो करो, सबसे इजी मेथड यही लगता है मुझे, ठीक है। एंड लास्ट, चलो लास्ट भी देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ ना, नहीं चालू है, ठीक है। लास्ट में सी में क्या बोल रहा है, आइसोथर्मली रिवर्सिबली हो गया इनटू वैक्यूम, क्या बोला है, अरे भाई हम लोग फ्री एक्सपेंशन पढ़े ना, वैक्यूम में वर्क डन हमेशा क्या होगा बताओ 0, क्यों, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा 0, देयरफॉर वर्क डन भी क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन पढ़ के आए ना, वही हो गया, तो वैक्यूम में वर्क डन होगा 0, इजी, समझा। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, वो नया टॉपिक, वो ध्यान देते, सुनो। मतलब हर एक के पास एक खुद की एक एनर्जी होती है जो अंदर स्टोर्ड होती है, लेकिन मैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन वो है, समझ में आ रहा है, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं 2 घंटा पढ़ा सकता, नहीं 4 घंटा, नहीं 6 घंटा, लेकिन कुछ तो एनर्जी होगी ना, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, लेकिन मैं चेंज निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, चेंज, यहाँ पहले इतनी एनर्जी थी, अभी इतनी एनर्जी बची, तो इतना चेंज हुआ एनर्जी में, समझ में आ रहा है क्या, बरोबर, वो हम मेरी इंटरनल एनर्जी है मैं पढ़ाने की, ठीक है, हर एक का खुद की इंटरनल एनर्जी रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी देखो इधर बेटा, नया टॉपिक है, इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी हम लोग चेंज निकालेंगे, दैट इज डेल्टा यू निकालेंगे, और डेल्टा यू क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी डेल्टा यू, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक लॉ बन गया है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या बोलता हूँ बता देता हूँ, एक डेफिनेशन लिख दूंगा, नहीं लिखूंगा, तीनों याद भी कर सकते हैं, हम लोग बचपन में जो पढ़े थे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पढ़े हैं सब लोग, वेरी गुड, चलेगा। और टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, और टोटल एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, यू, ये क्या होगा बताओ, विल बी द सम ऑफ हीट एंड वर्क डन, ठीक है, ये मार्क कर देता हूं, और इसको प्रोसेस में लगा के देखेंगे, प्रोसेस, ठीक है बेटा, देखो इधर बकबक मत करो, इंटरनल एनर्जी, फिर से बोलो क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ अ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। चलो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। चलो मैं एक ना थोड़ा एग्जांपल लूंगा, थोड़ा हिंट देता हूँ क्वेश्चन में, समझो ये सिस्टम है, क्या है, सिस्टम ने 30 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब किया, क्या एब्जॉर्ब किया, 30 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, एंड 40 किलो जूल ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ने इतना काम किया है, वर्क, ये है हीट Q, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या चेंज होगा बताओ इसमें,
इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताओ, Q प्लस डब्ल्यू, Q प्लस। अब साइन पे ध्यान देते, कोई भी चीज आ रही सिस्टम में तो वो क्या होगी, पॉजिटिव, तो Q क्या है बताओ, पॉजिटिव। लेकिन सिस्टम ने काम किया तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। मतलब वर्क की वैल्यू है -40 और Q की वैल्यू क्या बताओ, +30। -40 + 30 क्या हो, -10। सबका समझा, पक्का समझ में आया। इसको क्वेश्चन और बनाते हैं। अब इसको मैं अलग क्वेश्चन बनाता हूँ, हिंट देता हूँ, पहले ओरली क्वेश्चन देता हूँ। समझ जाओ 40 किलो जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब एंड 40 किलो जूल ऑफ हीट, 40 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वर्क। तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा बताओ, कितना होगा, 80 होगा। कैसे होगा 80 बताता हूँ, बताओ तो। 40 किलो जूल एब्सॉर्ब कर रहा है तो हीट भी क्या होगा, पॉजिटिव। फिर वर्क डन कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव। 40 + 40 80। चलो 40 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड, मतलब क्या आएगा, -40 एंड 100 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वन ऑन द सिस्टम, मतलब 100 होगा, पॉजिटिव 100। तो 100 - 40 कितना हो गया, 60। सबको समझ में आया कैसे काम कर रहा है ये चीज। एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव, रिलीज मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। सबको समझा, मतलब ये हो गया। चलो अब एक एक प्रोसेस लगाते हैं। प्रोसेस, पहला प्रोसेस कौन सा था बताओ, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल पढ़ाते हुए मैं याद रखना कुछ बोला था, डेल्टा T = 0 एंड डेल्टा U = 0। यही है क्या, पुट कर दो। 0 = Q प्लस बबलू, मतलब Q क्या हो जाएगा बताओ, -W। Q = मतलब हीट जो होगा, याद देखो, जो हीट होगा वो क्या होगा बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम, -W है ना, वर्क डन, समझ में। और ये पॉजिटिव Q मतलब हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा उतना ही वर्क उसने कर दिया, समझ में। तभी डेल्टा U क्या है, 0 है ना, आइसोथर्मल। इसका मतलब ये होता है। चलो दूसरा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब Q की वैल्यू क्या होगी, 0। डेल्टा U क्या हो जाएगा बताओ, 0 + W, 0 प्लस, मतलब डेल्टा U क्या होगा, W और माइनस लगा दे, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, समझा। अच्छा इसका मतलब क्या है बताओ, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ कितना हो, वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ जाओ, मेरे पास कुछ एनर्जी थी, मैंने काम कर दिया, और जितना मैं काम कर दिया उतनी मेरी एनर्जी घट भी तो गई, मेरे पास से जा रही ना। तो जितना मैंने काम कर दिया है उतनी मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर मेरे पर काम हो रहा है तो मेरी उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम, मेरे पर समझो 100 किलो जूल काम हुआ तो मेरी एनर्जी 100 किलो जूल से बढ़ जाएगी। सबको समझ में आ रहा है क्या, मैं समझा ये। लेकिन तुमको नहीं समझ में आया ये सब कंडीशन भी, तो तुमको सिर्फ डिराइव करने के लिए आना चाहिए। लास्ट ईयर ये आया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक्सप्रेशन लिख के ये 2 कंडीशन पे निकालना था, क्या कंडीशन होगी, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। चलो और देख लेते। थर्ड, आइसोक्लोरिक नहीं होता है, आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, डेल्टा V = अरे सर डेल्टा V तो इसमें है ही नहीं, अरे वर्क है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, वर्क का फॉर्मूला -P एक्सटर्नल डेल्टा V, और डेल्टा V 0 हो गया। अगर डेल्टा V 0 तो ये भी 0 हो गया, तो मतलब क्या आ जाएगा, डेल्टा U = Q। लेकिन यहाँ Q क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा तो QV लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, मतलब एक नया डेफिनेशन मिल गया हमको इंटरनल एनर्जी का। किसका एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट हीट, नथिंग बट, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, मतलब जो इंटरनल एनर्जी वो हीट ही होता है, लेकिन कब वो हीट होगा, जब वो वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा। समझ में आया, पक्का ये याद रहेगा, डेल्टा U = QV, Q मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा ऐसा है सर, तो सर फोर्थ वाला भी बता दो, आइसोबैरिक मतलब डेल्टा P = 0। तो डेल्टा P जैसी कोई चीज ही नहीं थी, तो वापस ये फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा U = Q - P एक्सटर्नल डेल्टा V। इसमें डेल्टा P जैसी कोई चीज है क्या, नहीं है, प्रेशर जैसी चीज, तो इसको इधर ले आता हूं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, Q = डेल्टा U, उधर जाके तो क्या हो जाएगा, प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V, बरोबर। इसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। दैट इज डेल्टा H = Q, और ये Q है वो कौन सा प्रेशर है बताओ, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट, मतलब डेल्टा H = QP। डेल्टा H का डेफिनेशन आ गया। डेल्टा H क्या बताओ, डेल्टा H इज नथिंग बट हीट, नथिंग बट एट कांस्टेंट। समझ में आया, जब मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा उस टाइम पे जो हीट होगी वही क्या होगा, एंथैल्पी। जब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखूंगा उस टाइम पे जो हीट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
इंटरनल एनर्जी। दो डेफिनेशन और आ गया, क्या पक्का समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये हमारा कुछ कंडीशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में लगा के निकाला हूं मैं। ठीक है, तो नया टर्म आ गया सर, वो नया टर्म हम लोग फिर से करेंगे, एंथैल्पी। क्या आ गया है? अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंथैल्पी डिनोटेड बाय एच, डिनोटेड बाय सेम एंथैल्पी भी है हम लोग जो है ना, वो हम लोग वो स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल। देखो यू भी इनिशियल और फाइनल पे काम कर रहा है, u2 माइनस u1, जितने भी कैपिटल में लिखूंगा मैं सब स्टेट फंक्शन होंगे, और स्मॉल में पाथ फंक्शन है, इसलिए मैं q और w देखो स्मॉल में लिखा हूं, क्यों क्या है? पाथ फंक्शन है। समझ में आया? ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल बोल रहा हूं, एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है? इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये फॉर्मूला है इसका, बरोबर। तो देयरफॉर हम लोग को चेंज निकालना है, तो डेल्टा एच क्या होगा बताओ? H2 माइनस H1, वैल्यू रख देता हूं H2, H2 मतलब क्या होगा बोलो? U1 प्लस P1 V1 माइनस U2 माइनस P2 V2। तुमको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? H1 की वैल्यू यहां से पुट किया, H2 की वैल्यू पुट किया, यहां देखो क्या आएगा बताओ? ये सॉरी ये क्या आ गया? 2 आएगा रे, गलत लिख दिया हूं मैं, ये 2 है ना, तो 2 खाली बैठे ये भी नहीं बोल रहे कुछ, 1 1 1। यहाँ क्या होगा? U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 को साथ में रख लिया, और यहाँ पे क्या बताओ? P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस में। अच्छा U2 माइनस U1 क्या होता है बताओ? डेल्टा U, मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या है बताओ? P2 P1 दोनों इक्वल होता है, दोनों को मैं P बोलूंगा, बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या? V2 माइनस V1 डॉट 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 P1 इक्वल्स टू P2, P1 इक्वल्स टू P। समझ में आया क्या? समझ में आया? क्यों? प्रेशर में क्या रख रहा हूं? कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए दोनों सब प्रेशर क्या होंगे? P P P आएगा। क्लियर है? देयरफॉर डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा U प्लस P, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V। नया डेरिवेशन आ गया, ये कहीं देखा हुआ लग रहा है। डेल्टा U इज इक्वल टू P डेल्टा V, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V कहां पे आ रहा है बताओ? Q पे आ रहा है, उसी को हम लोग डेल्टा एच बोलते थे। तो डेल्टा एच का डेरिवेशन लेके आ गए हम लोग ने, मतलब जो हम लोग पहले लिखे थे वो सही था, प्रूफ भी कर दिया हम लोग ने। अरे प्रूफ किया ना, इसी की वैल्यू को तो हम लोग क्यू बोल रहे थे। ठीक है, चलेगा इतना? ठीक है, ये कहीं ना कहीं नहीं आने वाला है, लेकिन एक रिलेशन आएगा। ठीक है, वो रिलेशन लिखने का, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच, डेल्टा यू एंड डेल्टा एन। ठीक है, ये इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसका रिलेशन भी आ सकता है। देखो बहुत मस्त है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। यहां देखो, फॉर केस 1, पहला पॉइंट, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेल्टा एन 0 होगा। डेल्टा एन क्या होगा? 0 होगा, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू डायरेक्ट हो जाएगा, इसका कोई रिलेशन डिराइव नहीं होने वाला है। ये कंडीशन, मतलब सॉलिड और लिक्विड के लिए आने वाला नहीं, सिर्फ गैस के लिए आएगा। डेल्टा एन किसके लिए आने वाला है? गैस के लिए। तो दूसरा केस लिख देंगे गैस के लिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा, ये फॉर्मूला है ना? हाँ, पी डेल्टा वी जो यहाँ पे था। चलो इसको तोड़ते हैं हम लोग। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, मतलब V2 माइनस V1, बोल दिया इसको। चलो, तो डेल्टा एच क्या होगा बोलो बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस पी V1, बट by ideal gas equation PV equals to nRT, therefore PV1 equals to N1 RT और PV2 is equals to N2 RT। समझा? पुट कर देते वापस, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस PV2, मतलब ये क्या होगा बताओ? N2 RT माइनस N1, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, RT कॉमन आएगा तो बचेगा क्या? N2 माइनस N1 RT। ओके क्या? डेल्टा U, N2 माइनस N1 मतलब चेंज डेल्टा N गैसेस है तो G लिख देंगे, RT डब्बे में डाल दो, हो गया डेरिवेशन कंप्लीट। 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, डिराइव रिलेशन बिटवीन, ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल 100% आने वाला है। इसके केस देखेंगे, क्या देखते हैं? केस में एक वर्क का भी कर लेते, वर्क डन। ठीक है, वर्क का, अच्छा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, देयरफॉर मैं ऐसा लिख दूं, वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, एक्सटर्नल प्रेशर सब कांस्टेंट ले रहा हूं मैं, देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा पी V2 माइनस
पी वी टू माइनस, अच्छा लिख दो तो पहले एक और स्टेप स्किप नहीं करता हूँ, पी वी टू माइनस वी वन, पी वी टू माइनस पी वी वन। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? पी वी टू क्या होता है बताओ, बोलो, एन टू आर टी, एन वन आर टी, कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, आर टी, एन टू माइनस एन वन आर टी कॉमन, एन टू माइनस एन वन बताओ, डेल्टा एन जी आर टी विल बी वर्क डन। समझ में आया क्या? वर्क का नया फॉर्मूला डिराइव करके ला के रख दिए हम लोग, 3 फॉर्मूला हो गया वर्क का, चलेगा क्या? वर्क का नया फॉर्मूला हो गया। केस लिख देते, केस वन, केस वन, केस टू, केस थ्री। केस 1 2 3 कैसा कर रहा है काम देखते। समझो हमें N2 ज्यादा लिया N1 कम, या तो N2 कम लिया N1 ज्यादा, या दोनों इक्वल ले लिया, तो इस केस में होने वाला क्या है वो देखो। ठीक है, देखो ज्यादा देखो, समझो हमें N2 ज्यादा ले लिया, क्या ले लिया? N2 ज्यादा, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव, तो वर्क भी क्या होगा? नेगेटिव। पहले वर्क नहीं, पहले ये देख लेते। अच्छा, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव आया, डेल्टा एन पॉजिटिव आया तो ये प्लस ये बड़ा वैल्यू बन जाएगा, मतलब डेल्टा एच डेल्टा यू से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा ना, तो मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। समझा? रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में बता सकता हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस ये कुछ तो बड़ा वैल्यू बन जाएगा। समझो ये 10 है और ये 1 है, ये पॉजिटिव, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11, तो ये 11 हुआ, ये 10 हुआ, थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अगर डेल्टा एन नेगेटिव आ गया तो 10 माइनस 1 मतलब ये 9 हो गया, ये कम हो जाएगा, मतलब कम मतलब डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। और अगर डेल्टा एन 0 हो गया तो डेल्टा एन 0, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। चलो इसका वर्क का भी कंडीशन लिख लेते हैं। अगर N2 ज्यादा, डिफरेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, वर्क क्या होगा? नेगेटिव। समझा? समझा क्या? नेक्स्ट, अगर N2 में कम ले लिया तो डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा? अरे वाह सर, क्या बता दिए, मजा आ गया भाई। ठीक है, और अगर मैं N2 इक्वल ले लिया तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा? 0, तो वर्क डन क्या होगा? नो वर्क डन, नो। सबको समझा क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? एंथैल्पी, ये क्या था? पूरा एंथैल्पी का छोटा मोटा डेरिवेशन था, और वर्क डन का भी डेरिवेशन हम लोग निकाल के रख दिए हैं। क्लियर है? पक्का सबको ये? ठीक है, अब आगे जाते हैं एंथैल्पी ऑफ फेस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज सॉलिड है, तो जो सॉलिड से वो लिक्विड बन रहा है, क्या बन रहा है? सॉलिड। जब सॉलिड से लिक्विड बना है उसमें कितनी एनर्जी चेंज हुई निकालना है मुझे। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा या सॉलिड से गैस बनेगा, तो कुछ भी स्टेट में चेंजेस हो रहा है। स्टेट में समझता है ना, फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें अगर चेंजेस आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और बार बार मैं बोल रहा हूँ एंथैल्पी कोई बड़ा वर्ड नहीं है, एंथैल्पी मतलब क्या है? हीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक सॉलिड है, समझो आइस, क्या है? अगर मैं आइस को टेम्परेचर दूंगा, हीट दूंगा, तो पिघलेगा ना, तो क्या बनेगा? सॉलिड से लिक्विड बनेगा ना। जब वो सॉलिड पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा तो टोटल वो कितना एनर्जी लिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? फिर लिक्विड से गैस कैसे बनेगा? एनर्जी दूंगा ना। कैसे एनर्जी दूंगा बताओ? मैं उसको क्या करूंगा? आग क्या लगाएंगे? जैसे टेम्परेचर दूंगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, वो जो लिक्विड है वो वेपर बनने लग जाएगा। क्या बन गया? गैस। क्या बना है? इसमें भी कोई एनर्जी दिया ना मैं, तुमको समझ में आ रहा है क्या? इसी एनर्जी को, इसी हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? एंथैल्पी। ठीक है, तो हमारा नया टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फेस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं एक कुछ शॉर्टकट देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, मेहनत ही नहीं करना अपने को, खाली ध्यान से देखो। समझो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड से क्या बनेगा बताओ? लिक्विड। या लिक्विड से क्या बनता है? गैस। यही होगा। या तो गैस से वापस क्या बन जाएगा? लिक्विड। या तो लिक्विड से क्या बन जाएगा वापस? सॉलिड। यही हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है सॉलिड को डायरेक्ट में गैस कन्वर्ट कर दूंगा। समझा? पक्का? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को नाम क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है? क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड बन गया तो फ्रीज हो रहा है ना, लिक्विड से क्या बन गया? सॉलिड, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्यूजन, फ्रीजिंग। अच्छा, लिक्विड से गैस बन गया तो उड़ा रहा हूं, वेपर, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड बन रहा है तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इतना समझा कन्वर्जन? पक्का? सॉलिड से लिक्विड, सबका नाम समझ में आ गया? ठीक है, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं उस टाइम की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एंथैल्पी की बात करूं, तो एंथैल्पी को क्या बोलूंगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ, सबको समझ में आ रहा है?
लेकिन इसका डेफिनेशन बनाना रहेगा, ठीक है। तो एंथैल्पी पे हम लोग हमेशा 1 मोल के लिए लेते हैं। किसके लिए लेंगे? अगर मुझे 1 मोल वाटर के लिए पता चल जाए कि कितनी एनर्जी लग रही है, मैं 10 मोल 50 मोल किसके भी निकालूंगा, तो हमेशा कितने मोल के लिए निकालूंगा मैं? 1 मोल। तो किसके लिए निकालेंगे मतलब हमेशा? फॉर 1 मोल एट कांस्टेंट एट सेम टेम्परेचर एंड विदाउट, क्या है? सेम टेम्परेचर है, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर विदाउट चेंज, मतलब प्रेशर को टेम्परेचर को दोनों कांस्टेंट ही बोलता हूं, ठीक है। टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा, मतलब क्या है? कांस्टेंट ही बोल सकता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये समझा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन याद रखना। कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल। और वो कंडीशन और क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर बाद में डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन में लिखते हैं। तो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं जिसको तुमको रटने का है, ठीक है, अच्छे से। तो इसको मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द एंथैल्पी चेंज that occur when कितना मोल बताओ? 1 मोल of dash is converted into dash मतलब सॉलिड लिक्विड जो भी आलाना है, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू डैश विदाउट चेंज इन टेम्परेचर at constant pressure is known as dash, ठीक है, is known as dash, ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन ही बना दिया हूं मस्त, इस डेफिनेशन को एडिट करने का और आंसर लिखने का, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन कैसे बनाता हूं देखो। किससे कन्वर्ट हो रहा है बताओ? सॉलिड से लिक्विड। द एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू liquid, 1 mole of solid converted into liquid without change in temperature at constant pressure is called as enthalpy of fusion। सबको समझा डेफिनेशन कैसे बना? हो गया 1 2 3 4 5 डेफिनेशन एक बार में हम लोग बना लिए। ये सब्लिमेशन बोलना है तो enthalpy change that occur when 1 mole of solid is directly converted into gas without change in temperature at constant is known as enthalpy of sublimation। enthalpी ऑफ, समझ में आया कितना आसान होगा डेफिनेशन? खाली क्या करने का अपने को? उसको एडिट करने का। याद रहेगा ये डेफिनेशन? सबको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी को एडिट करते करते हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने 5 डेफिनेशन बना लिया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। अच्छा आगे एक चीज ध्यान दो मुझे, सॉलिड से गैस तक मैं जा रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। और डायरेक्ट जाऊंगा तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, दोनों की एंथैल्पी क्या होगी? सेम। मतलब डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच ऑफ will be equals to delta H of plus delta H of, तुमको समझ में आ गया होगा, वेपराइजेशन। इजी, वेपर का जो समलिंग वो होगा, ठीक है। चलो बहुत आसान था, डेफिनेशन हम लोग इतना बना लिए। चलो और कंडीशन देखते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, ठीक, वो भी आसान है। आयोनाइजेशन मतलब एग्जांपल देता हूं, अपने आप आ जाएगा। समझो मैं सोडियम ले लिया आइटम, सोडियम क्या ले लिया, लेकिन गैसियस होना चाहिए। कंडीशन क्या है? मतलब गैसियस एटम बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? अगर मैं कितना मोल लूंगा, लेकिन 1 मोल ही। कंडीशन क्या है? 1 मोल। तो 1 मोल सोडियम, 1 मोल गैसियस एटम लिया हूं और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक, जैसे सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, सोडियम क्या बनाएगा? Na+ बना लेगा। क्या बनाएगा? तो अगर निकाल और 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, समझा? पक्का। इस टाइम पे कुछ एनर्जी लगी होगी ना, इसी एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन। सबको समझा? अरे समझा? मतलब आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है? कितना एनर्जी में दूं ताकि वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अरे इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बताओ? आउटर सेल से निकलेगा ना। जो यहाँ के सेल वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या? नहीं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे? आउटर सेल से निकलेंगे। इतना समझ में आ रहा है सबको? पक्का समझ रहा है ना? वेरी गुड, ठीक है। मतलब लेकिन क्या होना चाहिए बताओ? गैसियस एटम जो होगा वो रिमूव करेगा 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस आयन। गैसियस आयन, आयन मतलब कटायन भी हो सकता है, नहीं कटायन आयन नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो भी जितने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लो इलेक्ट्रॉन कभी छोड़ते नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लोग छोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ज्यादा कर बोलेंगे कटायन बनाएगा, एनायन बहुत रेयरली बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से,
ठीक है, डेफिनेशन समझा। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बताओ। द एंथैल्पी चेंज दैट अकर, द एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज कन्वर्टेड इनटू gaseous ion, gaseous by removal of electron, by removal of is known as enthalpy of ionization, enthalpy of। बुक में भी डेफिनेशन दिया तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन खुद बना सकते हो तो क्यों पढ़ने का, समझ में आ रहा है। एक गैसियस एटम था जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है टू फॉर्म गैसियस आयन, ठीक है। व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस आयन इज नोन एज, खत्म, इजी। बोलेंगे क्या एक बार फिर से, एंथैल्पी चेंज दैट अकर when 1 mole of gaseous atom loses an electron to form gaseous atom, gaseous ion, gaseous is known as enthalpy of। सबको समझा। और एकदम चिंदी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, कितनी एनर्जी लगी, ये एनर्जी लगी, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी एंथैल्पी को क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब उस एक और डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लेता हूं क्लोरीन, ठीक है, गैसियस ले लेता हूं क्लोरीन, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना लेगा, Cl माइनस बनाया ना। मतलब जब उसको इलेक्ट्रॉन दिया हूं तो जब इलेक्ट्रॉन दूंगा कुछ एनर्जी रिलीज होगी ना, तो जब इलेक्ट्रॉन निकालता तो एनर्जी देना पड़ता है, समझ में आया। और जब इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो इस टाइम पे जो एनर्जी चेंज होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझा। इजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझा क्या, पक्का समझ में आ रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान है, ठीक है, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या है बताओ। एक मोल एटम, एक मोल गैसियस एटम क्या करता है, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गैसियस आयन, गैसियस, यही हुआ ना मतलब, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, गैसियस आयन। चलो, एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous atom accept an electron to form gaseous anion is known as an electron gain। कितने लोग समझ में आ रहा है, सच में हाथ उठाओ, एक्टिंग करे ना बहुत मारूंगा। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। कह रहे सद्दाब भाई तुम्हें समझ में आ रहा है, ये डेफिनेशन समझा ये कैसे किया, ये समझा ना, वेरी गुड, ठीक है। ये एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं एक बार नहीं, थोड़ा रुक के देखेंगे, बीच में ये पार्ट कट करना पड़ेगा, लेक्चर कंप्लीट करके मैं तुमको पर्सनली देखता हूँ, ठीक है। बाकी लोगों को सबको समझाना, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर इनकेस तुमको नहीं आता है ना तो एक्टिंग मत करो, मुझसे 2-3 बार और पूछ सकते हो, जब तक तुम लिखोगे तब तक मैं तुम लोगों को बता दूंगा साइड बाय साइड। चलो वापस से आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, यहाँ पे कट करना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद क्या आएगा बताओ, आएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अरे समझाता हूं यार, बहुत इजी है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी लग रही है, किसमें एनर्जी लग रही, एटम्स बनाने में। तो एटम किससे बनेगा, किससे बनेगा, मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल में ले लेता, समझो H2 मॉलिक्यूल, क्या ले लिया, H2 मॉलिक्यूल को मैं एनर्जी दे रहा हूं ताकि वो टूट जाए और एटम्स बना दे। क्या बना दे, एटम मतलब सिंगल हाइड्रोजन को एटम बोलूंगा, समझ में आ रहा है। अभी दो जुड़े हुए हैं तो ये मॉलिक्यूल है, जिसे तोड़ूंगा तो 2 हाइड्रोजन बन जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, पक्का समझ में आ रहा है। जब ये बनाने में जो एनर्जी लग रही है उसको क्या बोलूंगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ, समझ में आ रहा है क्या। कोई भी सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, एटम बना देंगे, कोई भी सब्सटेंस को क्या बनाने वाले, एटम। समझ जाओ, मैं N2 ले लेता हूँ, N2 को भी एनर्जी दूंगा तो 2 टाइम्स नाइट्रोजन बना देगा, क्लियर है क्या, बना के एट द एंड एटम ही तो बन रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इजी, पक्का। तो डेफिनेशन क्या होगा, फिर से बोलो, एंथैल्पी चेंज दैट अकर, एंथैल्पी चेंज व्हेन, क्या होगा बताओ, 1 मोल ऑफ, बोलो भाई तुम लोग ही बोलो, when 1 mole of gaseous substance converted into atom, converted into atom। अरे हाँ ना, अच्छा एक और चीज, पहले होना क्या चाहिए, गैस ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी गैस होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे वो गैस में कन्वर्ट करना चाहिए, कोई भी सॉलिड में नहीं, अरे भाई सॉलिड है उसको मारा, चल बाहर इलेक्ट्रॉन, बाहर आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, नहीं, उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा गैस में, तब जाके उसको एनर्जी दूंगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लियर है। तो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज एकदम शॉर्टकट में बता दो, समझो मैं लिया हूं यहाँ पे मैं सोडियम सॉलिड, क्या लिया हूं,
सोडियम सॉलिड है, ठीक है। अब मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले बताओ। सोडियम सॉलिड से क्या करना पड़ेगा, सोडियम गैस में कन्वर्ट करना होगा। सोडियम गैस में से क्या करूंगा बताओ, एनर्जी दूंगा ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज कर दे, -1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+। समझ में आ रहा है? इसमें एनर्जी कौन कौन सी लग रही है, पहले देखो। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस गया, सॉलिड से गैस का कन्वर्जन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पहला एंथैल्पी लग जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, पहला एंथैल्पी समझा। फिर वो गैस से किसमें जाएगा बताओ, आयन बनाएगा। तो आयन बनाया तो क्या बनाया बताओ, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब टोटल यहां से यहां जाने में एनर्जी जो लगेगी वो ये दोनों एनर्जी लगेगी। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? अरे हाँ ना, मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो मैं लूंगा या दूंगा वो हमेशा क्या होगा बताओ, गैसियस सब्सटेंस होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन फिर से क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस क्या करेगा बताओ, कन्वर्टेड इनटू एटम, गैसियस इज नोन एज, याद रखना है, गैसियस सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम। इजी, गैसियस वर्ड आना चाहिए। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, वेरी गुड, चलेगा। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, शॉर्टकट में बता रहा हूं, तुमको बुक में मार्क करना हो, याद करते हुए चलने का, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन एंथैल्पी, मुझे एक चीज बताओ, समझो मैं सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन बना रहा हूँ सोडियम क्लोराइड डाल के। तो सोडियम क्लोराइड पानी में डालूंगा जब, तो क्या करेगा बताओ, Na+ बनेगा, Cl-। लेकिन वो पानी में जाके टूटेगा तभी तो पानी से कंबाइन होगा। मतलब जो टूटेगा उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? और फिर लैटिस एंथैल्पी जैसे टूट के वो फिर पानी से रिएक्ट करेगा उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी, सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी मतलब जो सोडियम क्लोराइड में लिया हूं अंदर जाके टूटेगा, Na+Cl- बनाएगा, फिर वो Na+ और Cl- वाटर से कंबाइन होएगा। जब कंबाइन होगा उसमें जो एनर्जी लगी उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन सबको समझ में आया क्या? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फेज ट्रांजिशन हो गया, तो उसके बाद क्या है, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो आ जाओ यहाँ पे, इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ना है लेकिन हम लोग को न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला ये दे देगा। देखो बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ना बोल के मैं रिएक्शन बोलता हूं, ठीक है, शॉर्टकट में लिखते थोड़ा। क्या बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होने वाली है, ठीक है, फॉर्मूला दे देता हूं, याद कर लो। एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी मतलब डेल्टा H होता है, रिएक्शन मतलब R हो गया, सही बोल रहा हूं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मूला याद रहेगा क्या, समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, बस ये फॉर्मूला है। जितना भी प्रोडक्ट का एंथैल्पी है माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी से माइनस करो, सारा डेटा हम लोग को दिया रहेगा, खाली वैल्यू पुट करके आंसर लाना, इजी कर लेंगे क्या, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये हम लोग को दे दिया। लेकिन 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 ये फॉर्मूला हम लोग ज्यादातर नहीं यूज करने वाले। क्यों नहीं यूज करने वाले? क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं। अगर मैं कभी रिएक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ करूंगा तो यहाँ रूम टेम्परेचर भी कितना है, 20 है, बाहर जाऊंगा तो अलग 30 होगा, मतलब हर जगह टेम्परेचर अलग है ना। मुझे क्या लेना है, स्टैंडर्ड। क्या लेना है, स्टैंडर्ड। मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, स्टैंडर्ड लिख देता हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एंथैल्पी। स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 बोलिए, 25 डिग्री बोलो तो भी चलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 बार प्रेशर, ये याद रखना है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए। इस कंडीशन में जब भी एंथैल्पी निकालूंगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्या बोलने लग जाऊंगा अब, एंथैल्पी विल बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा H0। समझा? मतलब नया हेडिंग आ गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा एडिट कर देंगे। डेल्टा H0 ऑफ R विल बी समीशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या फर्क पड़ा, सिर्फ नॉट लगा दिया। अब हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हुए चलना है हम लोग को, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। न्यूमेरिकल करूंगा तो ऐसे ऐसे कर लोगे तुम, इतना आसान है, ठीक है, खाली फॉर्मूला याद रखो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड, बहुत आसान था, ठीक है, चलेगा। एंथैल्पी का कंडीशन देख लिया हम लोग, ये देख लिए।
ठीक है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन सीख लेते हैं, क्या होता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थोड़ा शॉर्टकट ये भी पढ़ लेते हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो रटना पड़ेगा। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, बहुत सारा रूल लिखे लोगों ने, कोई जरूरत ही नहीं, तुम देखो ही मत, मैं जो बोलता हूँ उतना याद रखो। तो एक रिएक्शन लिख लेता हूँ पहले, समझ जाओ। मैं लेता हूँ A+2B गिव्स 3C, ये रिएक्शन में बना दिया, एक जनरल एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। और इसकी एंथैल्पी है डेल्टा H विल बी X, मैं खुद से ले रहा हूँ X होगा, ठीक है। एंथैल्पी इसकी कितनी है, X आ रही है, ठीक है। मुझे बोला है इसको ना, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो। रिएक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब मैं केस 1 ले लेता हूं। इफ रिएक्शन इज रिवर्स देन क्या होने वाला है, रिएक्शन रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बताओ, उल्टा कर दो उसको, 3C गिव्स A+2B। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, सॉलिड से लिक्विड गया तो लिक्विड से सॉलिड आऊंगा भी तो सेम ही एनर्जी लगेगी ना, सिर्फ साइन चेंज होगी। मतलब अगर मैं बोलता हूं सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए मुझे 6 किलो जूल लगता है वाटर का 1 मोल के लिए, तो लिक्विड से सॉलिड वापस आऊंगा तो -6 कितना लग जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ साइन में चेंजेस होगा, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, तो समझ जाओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में X एंथैल्पी दे रहा था, तो अभी ये कितना देगा बताओ, -X देगा। पहला रूल समझ में आ गया क्या, अगर कोई भी रिएक्शन में रिवर्स करूंगा उसकी एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, साइन चेंज कर देगी, क्या करेगी, साइन। पहला रूल समझ में आ गया, चलो दूसरा रूल। और दूसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल क्या बोलता है कि उसका सॉलिड लिक्विड गैस लिखने का, हमेशा सॉलिड है लिक्विड है गैस वो लिख के रखो, ठीक है। दूसरा काम का जो रूल है वो देख लेते हैं। सेकंड रूल, इफ आवाज उतरो, इफ n इज मल्टीप्लाई देन कोई नंबर n, एक n ले लिया, 2 3 4 तुम कुछ भी ले सकते हो, अगर कोई भी मैं नंबर n मल्टीप्लाई कर दूं, देयरफॉर तो ये क्या हो जाएगा बताओ, n टाइम्स a प्लस 2n टाइम्स b गिव्स 3n टाइम्स c। सही बोल रहा हूं, लेकिन एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा, जो भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा रिएक्शन में वो वहां पे भी वही मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब xn हो जाएगा। समझा, सब समझ में आ रहा है, xn के क्यों आया, समझा। जो भी वैल्यू रहेगी एंथैल्पी में वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड किया तो हाँ डिवाइड भी हो जाएगी। क्लियर है क्या, सिर्फ ये 2 काम की चीजें, रूल जो ध्यान में रखने का है, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं, सिंपल सा रूल है, ठीक है। कंटिन्यू बताता हूँ मैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझते हुए चलो, फिर बीच में लेक्चर के बाद बताता हूँ, ठीक है। लेक्चर मतलब भरने के बाद बताता हूँ। फिर से देख लेते, चलो। एक n नंबर है, n नंबर को मतलब 2 ले लेता हूँ। बोलेगा सर इसको 2 से रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 मोल C बनाओ। 6 मोल C बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको n से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H को भी n से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x था, तो अब क्या हो जाएगा xn। अभी क्लियर हुआ क्या, ठीक है। फिर भी हम लोग बीच में डाउट देखेंगे। चलो थर्मोकेमिकल इक्वेशन का ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम लोग ने शॉर्टकट में देख लिया है, ठीक है। बुक में ट्राई दिस दिया है, तुम ट्राई करना। फॉर मीथेन या इथेन का कंबशन रिएक्शन दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये खास नहीं आने वाला, ये आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाम ध्यान में दो, फॉर्मेशन मतलब कुछ बना रहा हूं, फॉर्मेशन मतलब कुछ, लेकिन फॉर्मेशन कुछ बना रहा हूं, कहां से बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, और किससे बनाऊंगा, हमेशा उसके एलिमेंट से ही बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा, कंपाउंड नहीं लूंगा, एलिमेंट ही लूंगा, समझ। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं, समझ जाओ मुझे बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर एक ऑक्सीजन डाल दूं, 1/2 ऑक्सीजन मतलब यही कोई ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और बना दूं तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन ही रहा है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, सही है क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नहीं गलत है। क्या बोला मैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या होना चाहिए, 1 मोल कोई चीज बनना चाहिए। 1 मोल बन रहा है क्या, हाँ वेरी गुड, 1 मोल कोई चीज बनना चाहिए, लेकिन किससे बनना चाहिए बताओ, फ्रॉम देयर एलिमेंट, उसके एलिमेंट से ही बनना चाहिए, कंपाउंड यूज नहीं करना। उसका एलिमेंट मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ही यूज कर सकता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज नहीं कर सकता हूं, मतलब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, समझा। चलो 2-4 एग्जांपल और लूंगा और अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं इसको बोलूं कार्बन O2 से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, चलेगा? चलेगा क्या, ठीक है। तो मैं समझो मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अभी बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है क्या, उसके एलिमेंट से ही बन रहा है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या,
नहीं है, क्यों नहीं है? एक मोल ही बनना चाहिए, अगर एक मोल बना तो वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अभी कितनी बार बताऊं एक मोल, समझ में आ रहा है क्या? एक मोल ही बनना चाहिए। तो अगर मैं 2 को हटा दिया तो चलो 2 को हटा देता हूं, बार बार क्यों लिखूं। अब एक मोल बन रहा है, उसी के एलिमेंट से बन रहा है, क्या होगा बताओ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ। और किसी भी एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होगा। तो इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0, लेकिन इसका 0 नहीं होगा, ये कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलवेज टेकन एज 0, ठीक है। ये भी ऐड कर लेने का दिमाग में। चलो समझ जाओ ना, तुम एकदम खतरनाक चीज बोलो जो टफ लगता है तुमको। कोई कंपाउंड बोलो। अरे कोई तो कंपाउंड मालूंगा। क्या रे कुआं में चले गए? वाटर। अरे बाप रे बाप, एक ही बचपन से फॉर्मूला याद है, H2O वाटर। अरे मारू कुछ और हार्ड बोलो। ग्लूकोज ले, क्या हट, हाइड्रोक्लोराइड भी इजी है। H2SO4 ले लेता, समझ जाओ H2SO4, ठीक है। यहां देखो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड किससे किससे बन रहा है वो लिख दो। हाइड्रोजन से बना है, सल्फर से बना है और ऑक्सीजन से बना है, यही है। अब उसका स्टैंडर्ड स्टेट लिख दो। हाइड्रोजन हमेशा कौन से फॉर्म में पाएगा? H2, ऑक्सीजन O2, और S के फॉर्म में रहता है, प्लस कर दो। समझ में आ रहा है क्या? बैलेंस कर देते। H2 एक S और O कितना है बताओ? 4 के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? मल्टीप्लाई बाय। अच्छा एक मोल बन रहा है क्या? हाँ, उसी के एलिमेंट से बन रहा है क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबको समझा? अरे बहुत आसान बता दिए सर, क्या है यार, मचा दिए हम लोग ने। ठीक है, नेक्स्ट समझो, हम लोग ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज मतलब C6H12 किससे बन रहा है बताओ? CHO, इसी से बन रहा है। उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? H2O2 और CC होता है। बैलेंस करने आता है क्या? कार्बन कितना हुआ बताओ? 6 मल्टीप्लाई बाय 6। हाइड्रोजन कितना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 6। और ऑक्सीजन कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 3। सबको समझा? 1 मोल बन रहा है, उसी के एलिमेंट से बन रहा है, क्या बोलेंगे इसको? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इजी, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं था। ओके, इजी, ठीक है, वेरी गुड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक टॉपिक और हो सकता था, लिख लेते ना, एंथैल्पी ऑफ। बहुत आसान है ना, ठीक है, आसान है। इसका मैं वो भी लिख देता हूं साइड में, कैसे सिंबल कैसा होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब F। एंथैल्पी ऑफ क्या बन गया? फॉर्मेशन। सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसा होगा बताओ? क्या होगा बताओ? डेल्टा H। और कंबशन मतलब क्या होगा? COM, कंबशन। इजी, चलेगा? ठीक है सर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन के लिए कंबशन मालूम तो होना चाहिए। कंबशन मतलब जलना, जलाना। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वो तुमको तो अच्छे से आता होगा, ठीक है। लेकिन मैं किसको जला रहा हूं बताओ? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। किसी भी ऑर्गेनिक को अगर मैं कंबस्ट करूंगा, कंबशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी चीज को मेरे को जलाना है तो वहां पे क्या चाहिए बताओ? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और जब भी उसको मैं कंबस्ट करूंगा तो 2 प्रोडक्ट हमेशा बनने वाला। कौन कौन सा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद कर लो, क्या है? तीसरा कुछ नहीं बनेगा, ये 2 बनने वाला है। समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो समझेगा। लेकिन कितना मोल जलना चाहिए? 1 मोल ही कंबस्ट होना चाहिए। 2 मोल कंबस्ट होगा तो चलेगा क्या? अगर 2 मोल कंबस्ट होगा उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ना कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझा? चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। CH4 प्लस O2 गिव्स, क्या बनता है बताओ? मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा, मतलब कंबस्ट करूंगा तो क्या बनेगा? भूल गए क्या? अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा ना। अरे बताया ना अभी, बोलने का। फिर बैलेंस कर देते, एक कार्बन बैलेंस। कितना हाइड्रोजन है? 4। यहाँ कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2। चेक करो, 1 मोल चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है क्या? 1 मोल सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो रहा है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब कंबस्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सबको समझ में आया क्या? लेकिन कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल। अगर 2 मोल है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है क्या? वो नहीं, क्या बोलेंगे उसको? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है क्या? मतलब किसी भी चीज को हम लोग कंबस्ट कर सकते हैं। सर इसको भी बोल सकते हैं क्या? इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या? अरे कार्बन भी तो वही ऑर्गेनिक हो गया ना। हाँ तो बोल ही सकते हैं ना। अरे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, बरोबर। तो 1 मोल है कार्बन क्या? हाँ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में इसको भी ले सकते हैं हम लोग। ऐसा समझ में आ गया क्या? मतलब किसी भी चीज को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वो कंबशन में ही कहलाया जाएगा। क्लियर है क्या? समझा? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। यहाँ मैं मिथेन लिया था और कुछ ले लेता हूँ। मिथेन की जगह में इथेन ले लेता हूँ या प्रोपेन ले लेता हूँ। प्रोपेन मतलब C3H8
रिएक्ट विथ O2 टू फॉर्म, फिर से बताओ क्या बनने वाला है, CO2 प्लस, बस फिर बैलेंस करने का है। कितना कार्बन है 3, वहां कितना कार्बन है 1, मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हाइड्रोजन है 8, मल्टीप्लाई बाय 4, ऑक्सीजन ऐड करो, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 10, मल्टीप्लाई बाय 5, हो गया। एक मोल चीज जल रही है क्या, अगर एक मोल चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या आएगा, अरे स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या लिया हूं बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, लिखा हो ना स्टैंडर्ड, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर्मेशन मतलब कोई एक चीज, एक मोल चीज बनाना, और कंबशन मतलब कोई एक मोल चीज जला देना। समझ में आ गया क्या, एकदम टफ है क्या, बहुत नहीं ना। इसका डेफिनेशन बना लोगे, फिर अपन बनाएंगे ना अपन डेफिनेशन। आ जाओ तुम लोग डेफिनेशन देखते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब द एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन, एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, कहां गया यहां, 1 मोल ऑफ substance is formed, 1 mole of substance is in their standard state, in their from the element in their standard state। समझा, एक मोल कोई चीज में बना रहा हूं, सब्सटेंस बना रहा हूं ना, किससे बना रहा हूं, एलिमेंट से, जो कि दोनों जन कौन से स्टेट में होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट समझ में आ गया क्या, फिर से बोलेंगे डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म from in standard state from their element which is also in their standard state is known as enthalpy of, लेकिन कितना मोल बनना चाहिए, किससे बनना चाहिए, एलिमेंट से बनना चाहिए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद करा दिया हूं, फिर यहीं पे पुट करके एक्टिंग करने का। क्लियर है क्या, देखो इधर सर कंबशन भी बता दो। कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइज, क्या होगा, एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ substance in their standard state is completely oxidized। समझ में आ गया क्या, अरे है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट मतलब क्या बोलता, मतलब कंप्लीटली इजी, सबको समझा हो गया इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन इजी। थोड़ा एक केस भी थोड़ा ध्यान रखते, अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी क्या है और रिएक्टेंट का एंथैल्पी क्या है, तो डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया, पढ़े ना एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच। अगर प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट का ज्यादा है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज रिलीज और एंडोथर्मिक इज। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, समझते बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। देखो बेटा इधर बॉन्ड एंथैल्पी, नाम में ही है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड मतलब क्या करना है मुझे, ऐसा है एंथैल्पी, इतनी एनर्जी देना है ताकि वो बॉन्ड तोड़ दूं, समझ में आया, उसी हम लोग क्या बोल देंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। समझा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल लिए थे हम लोग, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल मतलब H होगा, H। तो ये एक बॉन्ड है ना, तो इसको तोड़ दूंगा अगर बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स बॉन्ड टूटा ना। इस बॉन्ड तोड़ने में जो एंथैल्पी लगेगी इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। समझा, पक्का समझा। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं मुझे कहीं पहले भी पढ़ा हुआ है, H2 बॉन्ड तोड़ेगा और 2H बना लेगा तो उसको हम लोग तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोलते हैं। हाँ, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी इस केस में इक्वल होगा। ठीक है, H2N2 Cl2 ये लिया तो सेम हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर मैं चेंज कर दूं, समझो मैं NH3 लिया, अमोनिया, NH3 लिया अमोनिया, मतलब मैं लेता हूं N-H अमोनिया यही होता है। ठीक है, तो अमोनिया में यहाँ पे N-H के कितने बॉन्ड है बताओ टोटल, 1 2 3, कितना बॉन्ड तोड़ना टोटल बताओ, तो 3 N-H के बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा मुझे ना। जब 3 N-H के बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, 1 N बचेगा और 3 H आ जाएगा, यही होगा ना, बरोबर। तो यहाँ पे भी जो एंथैल्पी आएगी तो उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलूंगा, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी कौन सी लेंगे बताओ, एंथैल्पी ऑफ N-H। तो इसकी जो भी एंथैल्पी आएगी, टोटल एंथैल्पी, रिएक्शन की जो एंथैल्पी आएगी उसको मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा। डिवाइड बाय, सर क्यों किया डिवाइड बाय 3 बताता हूं। कितना बॉन्ड N-H, 3 है, तो एक N-H की वैल्यू क्या होगी बताओ, जो भी टोटल एंथैल्पी आने वाली रिएक्शन के बाद उसकी वैल्यू डिवाइड बाय 3 कर देंगे। फॉर एग्जांपल मीथेन का बुक में दिया है, मीथेन CH4 ना, तो CH4 में एक कार्बन का बॉन्ड तोड़ेगा, यहां से शॉर्टकट बता देता हूं। ठीक है, पहले एक बॉन्ड टूटेगा, जब एक बॉन्ड तोड़ के निकाल दिया तो क्या बचेगा, CH3
फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 बॉन्ड तोड़ेगा। ये चारों बॉन्ड तोड़ने में टोटल एनर्जी 1600 के आसपास लग रही है, 1650 ऐसा कुछ तो लग रही है, ठीक है। मतलब टोटल एंथैल्पी 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए 1650 के आसपास है, तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए मतलब डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 416 के आसपास आ जाती बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C-H। C-H मतलब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए इतना किलोजूल एनर्जी लगेगा। समझ में आ गया क्या? मतलब एक चीज समझ में आ गया, बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होगा बताओ? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस टू फॉर्म, क्या बनाएंगे बताओ उसका? रेडिकल। अरे रेडिकल या एटम बना रहा हूं ना, रेडिकल या एटम बना दूंगा, लेकिन कर क्या रहा हूं? बॉन्ड तोड़ रहा हूं, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहा हूं, किसका? 1 मोल के लिए, किसी भी सब्सटेंस का, गैसीय सब्सटेंस का, टू फॉर्म एटम, टू फॉर्म। समझ में आ गया? बॉन्ड एंथैल्पी इजी था, सिर्फ क्या करना है? बॉन्ड तोड़ना है, बात खत्म। बॉन्ड एंथैल्पी, वेरी गुड। नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी के बाद है नेक्स्ट हेस लॉ। सबके न्यूमेरिकल्स देखना है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट खत्म कर रहा हूं फटाफट, ठीक है। हेस लॉ क्या बोलते हैं? हेस लॉ भी बता देता हूं। देखो बेटा, देखो मस्त है, ध्यान से सुनने का। हेस लॉ, मुझे एक चीज बताओ, एक छोटा सा ऐसा इररिलेवेंट एग्जांपल ले लेता हूं जो यहां से लेना देना नहीं है, कि तुमको समझेगा एटलीस्ट। समझ जाओ, मुझे ना दूध से दही बनाना है, दूध से, इस दूध से दही बनने कन्वर्जन में कुछ तो एनर्जी चेंज हुई होगी, बरोबर। समझ जाओ मैं एनर्जी चेंज बोलता हूँ हुआ है 10 किलो जूल। कितना चेंज हुआ है? 10 किलो जूल। लेकिन दही से दूध बन सकता है क्या? लेकिन उसकी एनर्जी बता सकता हूँ क्या? कितनी होगी बताओ? -10। समझ में आ रहा है? मतलब मैं ऐसे रिएक्शन की भी एंथैल्पी बता सकता हूँ जो होता भी नहीं, लेकिन अगर इनकेस होगा तो इतना ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब दूध से दही का अगर कन्वर्जन होगा तो 10 होता है, तो दही से दूध को वापस बनाऊंगा इनकेस तो -10। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो हेस लॉ वही ला के देता है, जो रिएक्शन नहीं हो रहा है, या तो रिएक्शन मैं बना नहीं पा रहा हूं, या तो बनेगा भी तो बहुत मेहनत लग रही है, तो उसको मैं मल्टीपल स्टेप में ला रहा हूं। अगर मुझे बनाना है A से D, क्या बनाना है? A से D बनाना है, लेकिन A से D जल्दी नहीं बन रहा है, या तो बनता ही नहीं। एक रिएक्टेंट A से प्रोडक्ट D बनाना है, जो नहीं बनता है, लेकिन D C से बन जाता है आसानी से, और C किससे बन जाता है? B से, और B A से आराम से बन जाता है। समझा? मतलब मैं इधर से इधर नहीं जा पाऊंगा, तो क्या करूंगा? A से B कन्वर्ट करूंगा, B से C बनाऊंगा, और C से D, ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब टोटल एंथैल्पी यहां से यहां चेंज करने की जो एंथैल्पी में निकाल रहा था वो मुझसे नहीं निकल रहा था, तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको 3 स्टेप में जा रहा हूं। पहले A से B गया, डेल्टा H1, B से C गया, डेल्टा H2, C से D गया, डेल्टा। सम ऑफ एंथैल्पी विल बी इक्वल टू टोटल एंथैल्पी। समझा? मैं ऐसे जाऊं, लेकिन एट द एंड वहीं पहुंचने वाला हूं, टोटल एंथैल्पी सेम होने वाली है, ठीक है। दैट इज डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा। हो सकता है ये रिएक्शन होता भी ना हो, A से D जो मैं बना रहा हूं ना, ऐसी कोई रिएक्शन ही ना हो। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई रिएक्शन बनता ही ना हो, फिर भी मैं उसकी एंथैल्पी निकाल के रख सकता हूं कि अगर इनकेस होता तो ऐसा होगा। क्लियर है? हेस लॉ समझ में आ गया? हेस लॉ क्या करना है? 2-3 रिएक्शन को कंबाइन करना है, और जो मुझे रिक्वायर्ड रिएक्शन जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो मैं निकाल लूंगा। समझ में आ गया क्या? चलो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है।